दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई है। और लगभग संविधान का जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस वक्त तक यह संविधान सभा कार्यरत हमें दिखाई देती। 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा कार्यरत थी और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले भी सच्चिदानंद सिन्हा ये पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन बनाए गए हैं संविधान सभा। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षिप्त में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। इससे पहले हम संविधान सभा के बारे में इंफॉर्मेशन देखें। हमें मालूम है कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. आम्बेडकर है। क्यों है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें आगे मिलती है। और संविधान सभा की जब उन्होंने स्थापना की है तो उनमें चुने गए जनप्रतिनिधियों में जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करते हैं। यानी कि संविधान सभा की स्थापना किस लिए की? तो संविधान निर्माण करने के लिए की गई है। और संविधान यानी क्या, इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने देखा। हमारा देश का राज्य कारभार या देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत रहती है और ये नियम जिस किताब में लिखे हुए हैं उस किताब को ही हम संविधान कह सकते हैं। और हमें मालूम है कि हमारे देश की सबसे सर्वोच्च जो कानून का किताब है वो हमारा संविधान है। ये हमारे राज्य कारभार की जो भी गतिविधियाँ चलती है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही चलती है। और इतना बड़ा जो संविधान लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को निर्माण करने के लिए लगे थे। लगभग 3 साल का ये ड्यूरेशन है। ये संविधान निर्माण करने के लिए जो समिति स्थापन की गई है उसे ही हम संविधान सभा कहते हैं। और भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव किए गए। संविधान सभा में कौन से सदस्यों का समावेश होना चाहिए? तो लगभग आज जिस तरह से हमारे देश में 28 स्टेट्स है उसी तरह से हमारे देश में आज़ादी के पहले 1946 की अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ प्रांतीय क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं। कौन से प्रांतीय क्षेत्र है? इसमें लगभग 24 प्रांत के संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, लेकिन आज़ादी के बाद कुछ मेंबर पाकिस्तान में गए हैं तो आज़ादी के बाद इसी मेंबर में से 299 मेंबर्स हमारे देश में संविधान सभा के दिखाई देते हैं। जुलाई 1946 को संविधान सभा जब चुनाव किए गए तो उस चुनाव में जो लोग नागरिकों के ओर से नहीं बल्कि उसी क्षेत्र की ओर से जो चुन के आएंगे वो संविधान सभा के सदस्य हो सकते हैं। जिस तरह से आज हम पार्लियामेंट के हमारे जो मेंबर रहते हैं, हमारे देश में जो इतना बड़ा संविधान जो निर्माण किया गया तो पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो की गई है तो संविधान निर्माण होने तक ऐसी लगभग 114 डेज इतनी बड़ी डिबेट या डिस्कस उन मेंबर्स में हुई थी और उस डिस्कस के बाद हमारा संविधान निर्माण हुआ है। और इसके तत्काल बाद देश के 2 हिस्सों को बांट दिया है। यानी कि दिसंबर 1946 को जब पहले बैठक सभा की हुई है तो 15 अगस्त यानी कि 8 महीने बाद 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली
तो देश के भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया और संविधान सभा भी दो हिस्सों में बांट गई। मैंने आपको पहले बताया कि जब संविधान सभा की स्थापना की है तो लगभग 389 मेंबर्स उनमें थे, लेकिन आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ है तो संविधान सभा के सदस्य में भी बंटवारा हुआ है और भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा इस तरह से संविधान सभा का भी बंटवारा हुआ है। और भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा है और आज़ादी के बाद उनमें लगभग 299 मेंबर्स थे और इसने जो 299 जो मेंबर थे इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 26 नवंबर 1949 को पूरा किया है। और आपको मालूम है कि 26 नवंबर हम संविधान दिन के नाम से मनाते हैं और इसी दिन जनवरी को ही 1950 को ये लागू हुआ है मतलब संविधान में जो कानून दिए हुए हैं उसी कानून को इस्तेमाल करके हमारा राज्य कारभार चलाना जो शुरू हुआ है उस दिन को हम प्रजासत्ताक या रिपब्लिक डे से भी वो हमारे देश में मनाते हैं। और आपको मालूम है कि ये रिपब्लिक डे नेशनल फेस्टिवल या राष्ट्रीय त्यौहार के नाम से भी इसे हम पहचानते हैं और हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के नाम से ही वो मनाते हैं। ये सभा का द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? देखो यहाँ पर 2021 शुरू है और ये संविधान लगभग 71 ईयर्स हुए हैं हमारे संविधान को। तो ये 71 ईयर्स पुराना जो संविधान लिखा हुआ है आज भी हम इसी संविधान के जरिए हमारा जो गवर्नमेंट है वो चलाते हैं। तो क्यों चलाते हैं? इससे पहले हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है इसकी इंफॉर्मेशन देखी है और जिन परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका का भी संविधान निर्माण हुआ है उनकी जैसी भी परिस्थिति हमारी भी दिखाई देते हैं। हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है जो संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्य के विचारों को ही व्यक्त नहीं करती है। जो ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से आज इतने साल होने के बावजूद भी हम उन्हें मानते हैं। तो उनका पहला रीज़न हमें यहाँ दिखाई देता है कि जिस समय हमारा संविधान निर्माण हुआ है तो यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। यानी कि जो भी विचार जो भी कानून कई बार उस पर डिस्कस करने के बाद तैयार किया हुआ है। यानी कि दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा है। कई देश ऐसे हैं कि जिन्होंने उनके देश का संविधान निर्माण किया है लेकिन कुछ साल बाद वो कुछ काम का नहीं रहा है और इसीलिए कुछ कंट्रीज़ ने उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामूहिक समूह या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुआ है तो एक एक कलम पर इतनी बड़ी डिबेट हुई थी कि हर एक लोगों की उन पर राय लेनी पड़ती थी और जब हर एक लोगों ने उस पर जब स्वीकार किया है तभी उनका प्रारूप में समावेश किया गया है। कई भी राजनीतिक दल या नेता ऐसा है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जब तैयार हो रही थी तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन अदर कंट्रीज़ का ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे देश के संविधान निर्माता जो है उन्होंने जो परिस्थिति आज़ादी के दरमियान थी यही पर आने वाले
100 साल या 200 साल बाद नहीं रहने वाली है। तो 200 साल बाद कैसी परिस्थिति रह सकती है, ये सोचकर उन्होंने कानून संविधान में निर्माण करने का प्रयास किया है। और ये सोच दुनिया के हर एक कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें नहीं दिखाई देती है। इसीलिए इतना पुराना हमारा संविधान होने के बावजूद भी आज भी हम उसे मानते हैं। और अगर अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो कई देशों में संविधान है पर वह कागज़ का टुकड़ा है। ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ में संविधान एक लिखित होने के बावजूद भी वो उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कि हमारा जब संविधान निर्माण हुआ है तो उनमें कुछ चेंजेस करने की जो प्रोसेस है वो भी उनमें समावेश की गई है। इंफॉर्मेशन हम 4th चैप्टर में वर्किंग इंस्टीट्यूशंस में हम देखने ही वाले हैं। और इसलिए हमारे देश का संविधान इतने साल होने के बावजूद भी एक जीवंत दस्तावेज या जीवित दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को माना जाता है। और देखो यहाँ पर बताया है कि कई देशों में संविधान है पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी अन्य किताब की तरह दस्तावेज है। अन्य किताब की तरह मतलब पढ़े तो पढ़े, इसका इस्तेमाल करे तो करे, नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ अदर कंट्रीज़ के संविधान हमें दिखाई देते हैं पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। यानी कि पिछली आधे सदी में यानी कि लगभग 50 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा की अवधि में हमें अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। कैसे सवाल उठाए हैं कि आपने भी शायद सुना होगा कि कुछ लोगों की ऐसी राय है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो रहे हैं। कोई तो ऐसा बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से चेंज होने वाला है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। देखो यहाँ पर वही बताया है कि पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं कि ये कानून ऐसा है, वो कानून ऐसा है। पर किसी भी बड़े सामूहिक समूह ने या राजनीतिक दल ने, देखो एक न्यूज़ ऐसी आती है हमारे पास में कि हमें उस न्यूज़ से इंफॉर्मेशन चलती है कि ये कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने वाला है। लेकिन आमतौर पर खुलेआम कौन सा भी नेता और राजनीतिक दल ऐसा ये नहीं कहता है। पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाए कि हमारा संविधान अच्छा नहीं है। ये आमतौर पर ऐसी कुछ ही व्यक्ति ने ऐसा सवाल नहीं उठाया है। और यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि हमें दिखाई देती है। और ऐसा माना जाता है कि हमारा जो आपको कुछ संविधान की विशेषताएं बता देता हूँ कि आने वाले कई सदियों तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रह सकता है। उसका एक रीज़न है कि अगर अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 5 मिनट में अमेरिका का संविधान पढ़ना होता है। अगर लिखने की बात करें तो 10 मिनट में उनका संविधान पूरी तरह से लिख सकते हैं। इतना छोटा अमेरिका का संविधान हमें दिखाई देता है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा और सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में डेमोक्रेसी स्थिर रहने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशंस ने अहम रोल इसमें निभाया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे कुछ व्यवस्था उनमें की है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब 1949 को पूरा हुआ है, लेकिन उस वक्त हमारे संविधान निर्माताओं की सोच ऐसी थी कि आज हमारे देश में जैसी स्थिति है शायद आने वाले कई सदियों में ऐसी स्थिति नहीं रह सकती है।
तो फिर क्यों नहीं रह सकती है कि समाज में कुछ परिवर्तन या चेंजेस होते हैं। तो फिर समाज में जो चेंजेस होते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशंस में भी कुछ चेंजेस हम बाद में कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में की है और इसलिए हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चेंजेस करते हैं। सामाजिक परिस्थिति जब बदल जाती है तो संविधान में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ बदल कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की है, इसलिए हमारे संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट्री माना जाता है, क्योंकि उसमें हम जो अब तक अभी जो स्थिति है वो स्थिति भी हम संविधान में निर्माण कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिका की देखते हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखित तो है, लेकिन जिसे हम अलौकिकता कह सकते हैं, अनइलास्टिसिटी जिसे हम कह सकते हैं, इलास्टिसिटी जिसे हम लवचिकता कह रहे क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन पे समाज में कुछ परिवर्तन होता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे अगर हमारे देश का संविधान रहता है तो उसे हम लवचिकता कह सकते हैं या लिविंग डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो उनके संविधान जब निर्माण हुआ है तो उनके संविधान में चेंजेस नहीं कर सकते हैं और इसीलिए उनको लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं कहा जाता है। और इसीलिए आज यानी कि 71 ईयर्स बिफोर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुआ है फिर भी आज हम उसे मानते हैं। ये पहला रीज़न हमें ये दिखाई देता है कि इस पैराग्राफ को पहले आपको जो सवाल किया था कि हमारा संविधान 50 साल पहले बना हुआ है तो फिर भी आज हम उसे क्यों मानते हैं, तो उसका पहला रीज़न इसमें हम लिविंग डॉक्यूमेंट है यह हमें दिखाई देता है। दूसरा रीज़न हमें यहाँ ये दिखाई देता है कि संविधान को मानने का दूसरा यह कारण है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। यानी कि जब गवर्नमेंट इससे पहले अंग्रेजों का था तो शासन करने वाले लोग भी अंग्रेज थे। जब उन्होंने कानून बनाया था तो वो कानून अच्छे थे, लेकिन उसके एडवांटेजेस ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों को ही मिल रहे थे। इसलिए इस कानून से इंडियन लोगों के लिए किस तरह से लाभ मिल सकता है इनको सामने रखकर उन्होंने कानून नहीं बनाए थे। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया गया था या होने वाला था तो आपको मालूम है कि इससे पहले अगर इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो कई उन्होंने समितियां स्थापन करी थी, तो उन्हें में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कानून देश हिंदुस्तान के लिए बना रहे थे, लेकिन जो कानून बनाने वाले जो उस कमेटी में जो मेंबर थे वो अंग्रेज थे। तो इसीलिए हम आपने जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें इसीलिए अंग्रेजों के कानून की जो कुछ कमेटियाँ थी उस कमेटी हमारे देश के आज़ादी मिलाने वाले जिन लोगों ने योगदान दिया है उन्होंने उन कमेटियों को नहीं माना है। फॉर एग्जाम्पल साइमन कमीशन, स्क्रिप्स योजना नहीं थी जिनके सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन के थे और ब्रिटेन के लोग हैं और वो कानून भारत के लिए करते हैं तो फिर वो कानून मानने का हमें अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया गया है तो उनके 101% जो मेंबर्स थे वो पूरे के पूरे भारतीय थे, यानी कि हमारे लोगों ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया है तो हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हमें दिखाई देता है और यही यहाँ पर बताया है जो इलेक्टेड लोग उस संविधान सभा के मेंबर्स थे तो वो सब हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ना कि अदर कंट्रीज का कर रहे थे। उस समय सार्वभौम वयस्क का मताधिकार नहीं था, यानी कि आज जिस तरह से भारत में 18 साल बाद लोगों के लिए मताधिकार का अधिकार दिया गया है
लेकिन उस समय इस तरह का मताधिकार का वयस्क अधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं करते थे। आज जिस तरह से हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम वोटिंग के जरिए उनको चुनाव करते हैं, उस समय डायरेक्टली ऐसा चुनाव नहीं था, क्योंकि लोगों के लिए ऐसा मताधिकार का अधिकार नहीं था। और इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबली से सदस्यों ने ही किया था, जिसे हम प्रोविजनल प्रांतीय सरकार के जो प्रतिनिधि थे, सदस्य थे, उनके ओर से किया गया था, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। यानी कि आज हम जिस तरह से कहते हैं कि हमारे देश में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, और उसी तरह से आज़ादी के पहले जब संविधान सभा की स्थापना की गई, संविधान सभा के मेंबर्स के लिए जब इलेक्शन किए गए थे, तो हमारे देश के लगभग आज जिस तरह से 28 स्टेट्स हमारे देश में दिखाई देते हैं, उसी तरह से उस वक्त जो 24 प्रांत या रीजन, जिसे हम क्षेत्र कह सकते हैं, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेज दिए थे। मतलब उनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि मद्रास प्रांत था, आपको मालूम है कि मुंबई, मद्रास और चेन्नई ये बहुत बड़े इलाके थे। इनके अलावा पश्चिम बंगाल, पूरब और पश्चिम बिहार, मध्य प्रांत, असम, उड़ीसा, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, सौराष्ट्र था, राजस्थान, सिंध, भोपाल और कच्छ, ऐसे कुछ प्रांत थे। और उस प्रांत से प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनाव लड़ के गए थे। यानी कि जो प्रतिनिधि उस संविधान सभा में हमारे थे, इसके हर एक देश, मतलब हमारे देश के हर एक इलाकों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यानी कि उसका मेंबर अदर कंट्रीज का नहीं था। इससे पहले जो अंग्रेज लोग या अधिकारी हमारे देश में कानून निर्माण करते थे, ऐसी सिचुएशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने में हमें नहीं दिखाई देती है। और इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य का प्रभाव था, क्योंकि आपको मालूम है कि जब 28 दिसंबर 1885 में जब मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई है, तो इसी राष्ट्रीय सभा के रूप में भी वो कांग्रेस को जाना जाता था, और उन्होंने हमें आज़ादी दी है। इसी सोच की वजह से जब नेशनल लेवल पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो इनके मेजॉरिटी ज़्यादा थी, तो उनके नेशनल मतलब कांग्रेस के सदस्य भी ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं, और जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। और इसीलिए संविधान सभा में भी उनका बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी उनके दिखाई देती है। लेकिन स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे, वो कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस के विचार उनको मान्य है या एक्सेप्ट है ऐसा भी नहीं था, लेकिन मेंबर वो कांग्रेस के थे। इनके अलावा सामाजिक रूप से इन सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय सभा की जब स्थापना की गई थी, तो उनमें लगभग वकील पेशे के लोग वहाँ पर ज़्यादा हमें दिखाई देते थे। बाद में भारत में बहुत ज़्यादा स्प्रेड कांग्रेस की हुई है, तो फिर हर एक जाति समूह के लोग भी वहाँ हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब संविधान सभा का निर्माण किया गया है, तो भारत के हर एक जातीय समूह के, धर्म के, वर्ग के, अलग अलग पेशे के लोग संविधान सभा में प्रतिनिधित्व हमारे देश का कर रहे थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का
हमें दिखाई देता है। दूसरा कारण है कि जिन्होंने हमारा संविधान निर्माण किया है वो हमारे भारत के ही लोग थे। और तीसरा कारण है कि जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। पवित्रता और वैधता क्यों देता है कि वहाँ पर जो कानून बना रहे थे तो हर एक कानून के एक एक वर्ड पर वो डिस्कस कर रहे थे। और आपको मालूम होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो मेंबर थे वो पेशे से वो लॉयर थे, वकील थे, और उनका धर्मशास्त्र, कानून, इनमें बहुत बड़ी स्टडी हुई थी। और उनमें से जो हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, ऐसा माना जाता है कि दुनिया के हर एक कॉन्स्टिट्यूशंस की पढ़ाई हमारे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने की थी। और इसीलिए जो संविधान का प्रारूप तैयार करने की जो कमेटी स्थापन की गई थी, जिसे हम मराठी में कच्चा मसूदा कह सकते हैं, वो बनाने का जवाबदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को प्रारूप कमेटी के चेयरमैन से दी गई है। और देखो यहाँ पर बताया है कि सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए हैं। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया है तो बेसिक जो राइट्स है वो कौन से होने चाहिए। जिस तरह से हमने दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखे हैं कि मिलजुल कर ऐसे उन्होंने कानून तैयार किए थे कि अंग्रेजों को जो विशेषाधिकार जो माइनॉरिटीज के लोग थे, श्वेत, उनके अधिकार भी अच्छी तरह से रह सके, और जो अश्वेत है उनको अधिकार भी ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से हमारे देश में भी जो नागरिकों को जो बेसिक राइट्स है, जिसे हम बुनियादी सिद्धांत कह सकते हैं, वो कौन से होने चाहिए, इस पर हमारे देश के हर एक मेंबर्स की, जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, उनकी सहमति हुई है। बुनियादी नियम कह सकते हैं या सिद्धांत कह सकते हैं कि इसी सिद्धांतों पर आधारित जब हमारा संविधान निर्माण हुआ है तो फिर बेसिक सिद्धांत पर हर मेंबर्स ने स्वीकार किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने के बाद उनको वो निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यह बताया है कि सबके सहमति बनाने के बाद उन्होंने बेसिक सिद्धांत तय किए हैं। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख, प्रारूप कमेटी जिसे हम मसूदा समिति कह सकते हैं, और आपको मालूम है कि मसूदा समिति जिन्होंने संविधान निर्माण है, और इसी समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर थे। प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। मतलब उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है जिन पर 299 मेंबर्स थे, हर एक मेंबर्स उस पर डिस्कस कर सके। और उनकी ये भी एक राय थी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अभी तैयार करते हैं तो हर एक मेंबर्स की राय क्या है हर एक पॉइंट पर, ये उन्होंने ज़्यादा डिस्कस किया है। अगर उनकी सहमति नहीं होती तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुल है, आज इतने बड़े आबादी रहने के बावजूद भी जो रियल डेमोक्रेसी है वो इंडिया में है, दुनिया मानती है, तो उसका एक ही रीज़न है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जो गवर्नमेंट चलता है। और संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। देखो यहाँ पर बताया है कि संविधान का एक एक कानून जब तैयार किया गया है तो उस पर कई बार, यानी कि एक बार नहीं तो एक पॉइंट पर कितनी बार डिबेट हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल या नियम कानून तैयार किए थे, एक एक कानून के ऊपर टीचर जिस तरह से क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, स्टूडेंट के हर एक शंकाओं का निरसन करने का काम टीचर करता है, उसी तरह से प्रारूप कमेटी के चेयरमैन होने के नाते डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने इतने बड़े वकील का पेशा होने के बावजूद भी मेंबर्स को जैसे स्कूल में टीचर
स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसी तरह से डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने उस मेंबर्स को ये कानून क्यों अच्छा है और उसके एडवांटेज आने वाले कई सदियों हमारे भारतीयों को किस तरह से मिल सकते हैं, ये उनको समझा के दिया है। और ये जो काम था ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि जो कमेटी के जो मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए थे। हर एक लीडर्स जो पढ़े हुए थे उनका समावेश इस कमेटी में, संविधान सभा में था। तो उनका निरसन करने के बावजूद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने जो भी कानून बनाए थे, हर एक कानून पर कई बार डिस्कस या डिबेट हुई थी और उन डिबेट पर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने हर एक मेंबर्स का क्या किया है, निरसन, शंका निरसन किया है। और देखो यहाँ पर बताया है कि 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार विमर्श हुआ है। देखो 2000 संशोधनों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, उसके बाद हमारा संविधान निर्माण हुआ है। तो क्यों ना हम इसे माने, ये तीसरा सवाल हमें यहाँ दिखाई देता है। देखो यहाँ पर बताया है कि 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। देखो गंभीर चर्चा हुई है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर बहुत पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस की पढ़ाई उन्होंने की है तो उन्होंने जैसा लिखा है तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है, नहीं है। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने जो कानून तैयार किया है उसे हर एक कानून पर अलग अलग नेताओं ने उनसे सवाल किए हैं कि ये ऐसा क्यों कानून बनाया है, ऐसा क्यों नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है तो उस पर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है और इसके बावजूद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया है। और देखो यहाँ पर बताया है कि सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कई की गई हर बात रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया है। आज भी इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से, देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स यानी कि संविधान निर्माण हो रहा था तो उस वक्त जो डिबेट या चर्चा हुई थी वो सब रिकॉर्डिंग हमें आज भी उस समय दिखाई देते हैं और उस पर 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। रिकॉर्डिंग तो है ही, लेकिन उनके अलावा जो डिबेट उस मेंबर्स और डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के बीच में हुई है वो भी लिखित हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच, देखो यहाँ पर बताया है कि इन्हीं जो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर और मेंबर्स के बीच में जो बहस होती थी तो हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है कि प्रावधान क्या है और तर्क क्या है, क्यों ये कलम बनाया है, ये हम सोच सकते हैं। और संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग किया जा सकता है कि आज हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें उस दस्तावेज से मिल सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की व्याख्या बताई गई है और आपको मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है, ये ध्यान में रखो। यहाँ तक समझ में आया? संविधान सभा समझ में आई आपको?